बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हाउ यू गाइस। इकोनॉमिक्स फॉर बिगनर्स की सीरीज़ में जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो है मार्केट स्ट्रक्चर। और मार्केट स्ट्रक्चर में अब तक हम दो वीडियोस पहले बना चुके हैं, जिसमें हमने लास्ट वीडियो में हमने बात की थी मोनोपोली की। पहली वीडियो में हमने मार्केट को डिफ़ाइन किया था, जिसकी डिफरेंट डायमेंशंस को डिफ़ाइन किया, और लास्ट में हमने बताया कि मोनोपोली क्या होती है। तो अगर आपने वीडियो देखी है तो ज़रा क्विकली रिवाइंड करें उस सारे लर्निंग को। मोनोपोली क्या होती है? मोनोपोली यूजुअली तो हम ये समझते हैं कि एक सेलर जो है उसको किसी मार्केट में हो तो मोनोपोली होती है, लेकिन मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर एक सेलर मार्केट में डोमिनेट कर रहा हो तो वो भी मोनोपोली होती है। तो क्योंकि प्योर मोनोपोली जो है वो नॉर्मली रेयरली एग्जिस्ट करती है, इतनी ज़्यादा प्रिवेल नहीं करती। आज हम बात करेंगे जी मोनोपोली के फ़ायदे क्या हैं, क्या इसके फ़ायदे हैं। और नुकसानात तो यूजुअली आप सुनते ही रहते हैं कि क्या क्या नुकसानात हैं। टुडेज़ टॉपिक इज़ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ मोनोपोली। नो व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ मोनोपोली? पहला एडवांटेज क्या है जी? Domestic monopolies can become dominant in their own territory and then penetrate overseas the market, earning country valuable export revenue. एक मुतवक्के फ़ायदा ये हो सकता है मोनोपोली का कि वो चूँकि एक मार्केट को डोमिनेट कर रही होती है फर्म मुल्क के अंदर, तो वो काफ़ी मार्केट को कैप्चर कर चुकी होती है, काफ़ी उसने जो है वो काम कर रही होती है, तो उतनी प्रोडक्शन उसकी हो रही होती है। तो जो एक्सेस प्रोडक्शन होती है वो उसको एक्सपोर्ट कर सकती है, और एक्सपोर्ट करके वो फर्म जो है मुल्क के लिए अच्छा खासा ज़र मुबादला कमा सकती है। दिस इज़ द सर्टनली केस विद दी माइक्रोसॉफ्ट एज वेल। ठीक है जी। तो माइक्रोसॉफ्ट के केस में ये इस तरह से हुआ था, और जैसे कि वो प्रोड्यूस भी करते हैं और फिर वो एक्सपोर्ट भी करते हैं। दूसरी सूरत में है इकोनॉमीज ऑफ स्केल कैन बी गेन्ड एंड कंज्यूमर में बेनिफिट। अब चूंकि मोनोपोली जो है वो अकेला प्रोड्यूसर होता है, उसी की गुड्स की सारी डिमांड हो रही होती है मुल्क के अंदर, तो उसमें क्या है, और या जिस मार्केट में वो बेच रहा है, तो वो क्या करता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करता है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाने के लिए और प्रोडक्शन करता है। ठीक है। तो अब वो जब ज़्यादा प्रोडक्शन करेगा तो क्या होता है, व्हेन यू प्रोड्यूस एट ए लार्ज स्केल, तो आपका पर यूनिट कॉस्ट जो है वो डिक्रीज़ होता है, जिसे हम कहते हैं इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल। इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल्स एक बड़ी डिटेल्ड कॉन्सेप्ट है, लेकिन सिंपली आपको सिर्फ ये बता दूं कि जब ज़्यादा लेवल पे या बड़े मैस लेवल पे प्रोडक्शन करते हैं तो पर यूनिट कॉस्ट कम हो जाती है। अब जब पर यूनिट कॉस्ट कम होगी तो ऑब्वियसली वो जो है मोनोपोलिस्ट जो है वो उसको अगर सस्ता भी करके बेचे तब भी वो मुनाफा कमा रहा है। तो ये फ़ायदा कंज्यूमर को भी हो सकता है इस सूरत में। तो एक और मुतवक्के इसका एडवांटेज है। तीसरा इसमें जो चीज़ आ जाती है, इट कैन क्रिएट ए टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेसिवनेस। कैसे? क्योंकि वो सोल प्रोड्यूसर होता है, उस पर इन्वेस्ट करता है, ज़्यादा से ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करता है क्योंकि उसमें अर्न कर रहा होता है। सो व्हेन यू इन्वेस्ट मोर सो यू कैन हैव हायर एंड लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज एज वेल। ठीक है। तो उसकी वजह से उसका क्या होता है, हाई प्रॉफिट लेवल्स बूस्ट द इन्वेस्टमेंट। क्यों? कि प्रॉफिट ज़्यादा कमा रहा है तो वो चाह रहा है कि मैं और इन्वेस्टमेंट करूँ और ज़्यादा कमाऊँ, तो इससे इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा हो जाती है और लेटेस्ट से लेटेस्ट टेक्नोलॉजी भी आती है। जब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आती है तो क्या होता है, इनोवेशन इज़ मोर लाइकली विद द लार्ज इंटरप्राइज। तो फिर इनोवेशंस भी आती हैं। छोटी कंपनियां इनोवेशंस नहीं कर सकती इतनी आसानी से, क्योंकि इट नीड्स लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, एक्सपर्ट मैन पावर, ह्यूमन रिसोर्स ज़्यादा चाहिए होता है। तो वो क्या है कि जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चूँकि ये अफोर्ड कर पाता है, तो इसलिए ये इनोवेशंस की तरफ भी जाता है। और जब इनोवेशंस की तरफ जाता है तो फिर से मज़ीद नई नई चीज़ें और नई नई प्रोडक्ट्स भी आ रही होती हैं। अ फर्म नीड्स डोमिनेंट पोजीशन टू ही बेयर द रिस्क एसोसिएटेड विद द इनोवेशन। अब चूंकि वो बड़ी फर्म होती है, ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है उसकी, तो वो इनोवेशंस के नुकसान को भी बर्दाश्त कर सकती है। तो छोटी फर्म जो इनोवेशन पे नहीं जाती, उसकी एक वजह ये भी होती है कि अगर इतना ख़र्चा करके कोई नई प्रोडक्ट ले आएँ और वो नाकाम हो जाए तो वो उनका दिवालिया हो सकता है। जबकि बड़ी फर्म्स हैं, चूँकि डोमिनेंट फर्म है, डोमिनेट कर रही है मार्केट के अंदर, तो इसको टू सम एक्सटेंट इट हैज़ द कैपेसिटी टू बियर द रिस्क ऑफ द फेलियर ऑफ द इनोवेशन एज वेल। राइट। इससे क्या तीसरा फ़ायदा हमें पता लगा कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो सकती है और नई नई प्रोडक्ट्स जो हैं वो भी मार्केट में आ सकती हैं। अब आते हैं जी डिसएडवांटेज की तरफ। ये तो हमने कुछ एडवांटेजेस बता दिए, आप और भी हैं नेट पे सर्च कीजिए, बुक्स में जाके देखिए, आपको और भी मिलेंगे। हमने दो तीन वैसी अर्ज कर दिए ताकि आपको कॉन्सेप्ट हो कि मोनोपोली के फ़ायदे भी हो सकते हैं। डिसएडवांटेजेस काफ़ी क्लियर होते हैं। नंबर वन है जी डिस्ट्रिक्टिंग आउटपुट। चूँकि मोनोपोलिस्ट चाहता है कि हमेशा उसकी प्रोडक्ट की डिमांड रहे, तो वो ये क्या करता है कि अगर 100 यूनिट की डिमांड है तो वो 80 या 90 प्रोड्यूस करके रखता है, ताकि वो ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा तो प्राइस कम
होने के चांसेस हो जाएंगे। तो हमेशा जो है वो रिस्ट्रिक्ट करता है अपनी आउटपुट को डिमांड से किसी हद तक कम। चार्जिंग हायर प्राइस दैन द कम्पिटिटिव मार्केट, ये तो ऑब्वियस सी बात है, मोनोपोलिस्ट है, अब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है तो आपने उसी से ही ख़रीदना है, तो वो अपनी मर्ज़ी की कीमत चार्ज करता है। तो जब अपनी मर्ज़ी कीमत चार्ज करता है, जबकि कम्पिटिटिव मार्केट में ऐसे नहीं होता, क्योंकि कस्टमर को पता होता है कि जी अगर इसने मुझे महंगा दिया तो मैं दूसरी शॉप से ले लूँगा, दूसरे ने महंगा दिया तो तीसरी शॉप से ले लूँगा, या तीसरे दुकान बायर से सेलर से ले लूँगा। लेकिन चूंकि मोनोपोली में एक ही सेलर होता है या एक ही फर्म डोमिनेट कर रही होती है, तो ला महाला आपको उसी से ही ख़रीदना पड़ता है, और उसको ये बात पता होती है, इसलिए वो हाई प्राइस चार्ज करता है। रिड्यूसिंग कंज्यूमर सरप्लस एंड इकोनॉमिक वेलफेयर, कंज्यूमर सरप्लस एक कॉन्सेप्ट है जी, इसका सिंपली सा मतलब ये होता है कि आप मार्केट में एक चीज़ 10 रुपये की है, आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और आप जाके पता आपको लगता है कि ये 9 रुपये की है, तो जो 1 रुपया बचता है वो आपको कंज्यूमर सरप्लस होता है। इसको मैंने आपको मुख्तसर सा इसका कॉन्सेप्ट दे दिया। लेकिन मोनोपोली में ये पॉसिबल नहीं होता, कहते हैं रिड्यूसिंग कंज्यूमर सरप्लस। क्यों? कंज्यूमर उसको मोनोपोलिस्ट को ये पता है कि कंज्यूमर को जो है मैं जितने भी पैसे चार्ज करूं या हायर प्राइस भी चार्ज करूं तो वो लेगा, तो सरप्लस का तो कॉन्सेप्ट ही कंज्यूमर की तरफ नहीं आ सकता, और इसलिए उसकी वेलफेयर या मीन उसको उसकी फ़लाह के लिए कुछ भी मोनोपोली में नहीं होता। रिस्ट्रिक्टिंग द चॉइस ऑफ कंज्यूमर फॉर कंज्यूमर, अब ऑब्वियसली एक ही ऑप्शन है, वही कंपनी है, वही बना रही है, वो अच्छा प्रोडक्ट बना रही है कि बुरा बना रही है, 2 वैरायटी हैं उसके पास, या 3 वैरायटीज़ हैं, या 5 वैरायटीज़ हैं किसी भी प्रोडक्ट की, तो बस यही ऑप्शन है कंज्यूमर के पास, और कोई तो है नहीं, इसलिए हम ये कहते हैं रिस्ट्रिक्ट कर देती है कंज्यूमर के ऑप्शंस को। जबकि आप देखें कंपेटिटिव मार्केट में, मिसाल के तौर पे जैसे आप साबुन है, शैम्पू हैं, बिस्किट्स हैं, टॉफ़ीज़ हैं, कितने ऑप्शंस हैं आपके पास, ठीक है ना। एक एक कैंडीज़ के अंदर बेशुमार कंपनीज़ हैं, कैंडीज़ बना रही हैं, बेशुमार कंपनीज़ डिटर्जेंट्स बना रही हैं, बेशुमार कंपनीज़ जो हैं वो बिस्किट्स बना रही हैं, ठीक है। तो आपके पास बेशुमार ऑप्शंस हैं चूँकि कंपटीशन है। लेकिन मोनोपोली में चूँकि कंपटीशन नहीं होता या एक ही फर्म डोमिनेट कर रही होती है, तो कंज्यूमर बेचारे के पास वही गले सड़े जो 2 ऑप्शन अवेलेबल हैं वही होते हैं। रिड्यूसिंग कंज्यूमर सोवरेंटी, सोवरेंटी कहते हैं उसकी पावर जो है ना, उसकी हाकिमियत नहीं होती, पावर जो है वो सेलर के पास होती है, उसकी मर्ज़ी जो भी प्रोड्यूस करे, जितने पे भी प्रोड्यूस करे, जिसको चाहे बेचे, जिसको चाहे ना बेचे, तो कंज्यूमर के पास कोई राइट्स वगैरह नहीं होते। तो ये भी एक डिसएडवांटेज है मोनोपोलीज का। तो ये मैंने चंद एडवांटेजेस एंड चंद डिसएडवांटेजेस आपको सिर्फ इसलिए बता दिए कि आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट हो जाए कि मोनोपोली में क्या नुकसानात हैं और क्या फ़ायदे। चूँकि नुकसानात ज़्यादा होते हैं इसमें, इसलिए गवर्नमेंट जो है वो अमूमन लॉज भी होते हैं मुख्तलिफ़ कंट्री में, जैसे यूएस में लॉ होता है कि जी आप एक सर्टन लेवल से अगर आपका कंपटीशन लेवल कम हो रहा है तो उसको फिर गवर्नमेंट कानून बना देती है कि कोई मोनोपोली की तरफ ना जा सके, ताकि कंज्यूमर्स के राइट जो हैं वो प्रोटेक्ट रहें। तो उसमें क्लेटन एक्ट है, शर्मन एक्ट है, वो बहुत सारी फिर आगे डिटेल्स हैं। लेकिन इन शॉर्ट ये कि मोनोपोली के से कंज्यूमर को और मार्केट में ये नुकसानात होते हैं, जिसकी वजह से अक्सर गवर्नमेंट कानून बना देती है कि कोई भी फर्म मोनोपोली को एक्सरसाइज नहीं करेगी। Anyway, this was all about the advantages and disadvantages of the monopoly. Inshallah, next video we will explain perfect competition. So stay tuned, and if you like the videos, please do share and subscribe. Thank you.